हमने बड़े बड़े कोल माइंस बनाए और कोल माइंस में हमने लाखों की संख्या में पेड़ काटने का काम किया। फिर छत्तीसगढ़ के अंदर एक हसदेव अरण्य एक अभयारण्य था और वहाँ पर पारस माइनिंग का काम शुरू किया गया। लगभग 4.5 लाख पेड़ काटे गए, 16,000 वनस्पतियों को नष्ट किया गया, 20 से 22,000 जंतुओं को नष्ट किया गया, 500 हजारों की संख्या में जलीय जंतुओं को नष्ट किया गया। और उसकी वजह से एक नहीं दो नहीं ऐसे हमने तमाम सारी माइंस को डेवलप किया। और उसका रीज़न ये रहा कि आज भारत के अंदर जो क्लाइमेट चेंजेस हुआ और उससे निकाले हुए कोयले की वजह से जो कार्बन उत्सर्जन किया गया उसको जलाने की झेलते हैं, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश का पार्ट हो। हमारा बनवसा जो बांध है पीलीभीत के आसपास में, वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक बनती है, लेकिन उसका जो पानी है शारदा, घाघरा, कौड़ियाला नदियों का पानी जो है वो अगर हम जगह जगह पर डैम बना करके पानी रोक लिया जाए और उसमें से बिजली बनाई जाए और वहीं से नहर निकाल करके हम पूरे अलग अलग जगहों पे पानी क्षेत्र के लिए सिंचाई के लिए पानी का वितरण करें तो जरूरी है। लेकिन अभी भी सोलर पावर हमारे देश में काफ़ी कॉस्टली है। 1 किलोवाट सोलर पावर को बनाने के लिए 1 लाख रुपए की खर्चा आता है। मानव कि जब अमेरिका जैसा देश जो बहुत सारा उसके पास क्रूड ऑयल भी है, उसके पास कोयला भी है, लेकिन आज वो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी को ख़त्म कर रहा है, धीमे धीमे सोलर पावर की तरफ बढ़ रहा है। आज 23 लाख घरों के अंदर 23 मिलियन घरों में आज सीधा बिजली अमेरिका देने का काम कर रहा है। इसके मतलब है कि वो अपने फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा सजग नज़र आता है। और लेकिन राम जी, धन्यवाद मान्यवर कि आपने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कार्यक्रम के संबंध में चर्चा पर भाग लेने का अवसर दिया। और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी के मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर, रिन्यूएबल एनर्जी भारत के लिए अहम क्यों? मान्यवर, खास तौर से जो भारत है 65% लोग खेती या कृषि पर डिपेंड करते हैं। अगर हमारे क्लाइमेट में कोई चेंजेस होता है तो सीधा प्रभाव हमारी खेती पे पड़ता है और हम बड़ी त्रासदी को झेलते भी हैं। कहीं बाढ़ देखने को मिलती है, कहीं हैवी रेन देखने को मिलती है, कहीं सूखा देखने को मिलता है, कहीं टेम्परेचर राइज देखने को मिलता है। और इसके पीछे एक बड़ा रीज़न रहा कि हमने गत वर्षों के अंदर हमने कोई ऐसे रिन्यूएबल एनर्जीज़ के ऊपर कोई काम नहीं किया। हम टोटली डिपेंड रहे फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। कि जब अमेरिका जैसा देश जो बहुत सारा उसके पास क्रूड ऑयल भी है, उसके पास कोयला भी है, लेकिन आज वो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी को ख़त्म कर रहा है, धीमे धीमे सोलर पावर की तरफ बढ़ रहा है। आज 23 लाख घरों के अंदर 23 मिलियन घरों में आज सीधा बिजली अमेरिका देने का काम कर रहा है। इसके मतलब है कि वो अपने फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा सजग नज़र आता है। और लेकिन हमने बड़े बड़े कोल माइंस बनाए और कोल माइंस में हमने लाखों की संख्या में पेड़ काटने का काम किया। और भी एक मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मानवर कि भी छत्तीसगढ़ के अंदर एक हसदेव अरण्य एक अभयारण्य था और वहाँ पर पारस माइनिंग का काम शुरू किया गया। लगभग 4.5 लाख पेड़ काटे गए, 16,000 वनस्पतियों को नष्ट किया गया, 20 से 22,000 जंतुओं को नष्ट किया गया, 500 हजारों की संख्या में जलीय जंतुओं को नष्ट किया गया। हजारों ट्राइबल्स जो वहाँ बसे हुए थे उन्हें वहाँ से विस्थापित किया गया, हटाया गया। उसके बाद ये एक रीज़न रहा कि 4.5 लाख पेड़ आदिकाल से ऑक्सीजन दे रहे थे, तमाम तरह की हमें जैव और तमाम तरह की जड़ी बूटियाँ, तमाम तरह की चीज़ें हमें देने का भी काम कर रहे थे। और उसकी वजह से एक नहीं दो नहीं ऐसे हमने तमाम सारी माइंस को डेवलप किया। और उसका रीज़न ये रहा कि आज भारत के अंदर जो क्लाइमेट चेंजेस हुआ और उससे निकाले हुए कोयले की वजह से जो कार्बन उत्सर्जन किया गया उसको जलाने की वजह से क्लाइमेट चेंजेस होता गया और हम आज तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मानवर, एक अच्छी पहल है सरकार की कि आज रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, चाहे वो विंड पावर हो, चाहे सोलर पावर हो, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो। और आज जो चर्चा का मेन जो सभी लोगों ने चर्चा की सोलर पावर को लेकर के, मैं इसमें आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ, सोलर पावर जरूरी है, लेकिन अभी भी सोलर पावर हमारे देश में काफ़ी कॉस्टली है। 1 किलोवाट सोलर पावर को बनाने के लिए 1 लाख रुपए की
खर्चा आता है मान्यवर, और 12% के आसपास जीएसटी भी लगा हुआ है। जबकि भारत के अंदर क्रिस्टलीय सिलिकॉन की कमी नहीं है। पूरा तटीय क्षेत्र है, जो समुद्री तटीय क्षेत्र है, उसमें सिलिकॉन वैली उस सैंड में मिलता है। मैं सरकार से चाहूँगा कि उस सिलिकॉन, क्रिस्टलीय सिलिकॉन के ऊपर भी रिसर्च करें, और जो उसमें यूज़ हुए रहे केमिकल्स को, उनको भी जीएसटी के दायरे से बाहर लेकर के भी आए। और कुछ मोनोपोली भी देखी गई कि इस लाइन के अंदर लिमिटेड कंपनियों का आगमन हुआ, और उसकी वजह से कंटिन्यूअस अभी भी इसका जो प्राइस है, जो सोलर एनर्जी को जो खर्चा होने वाला है, वो कंटिन्यूअस बना हुआ है। आज भी भारत का जो आम नागरिक है वो सोच भी नहीं पा रहा कि सोलर एनर्जी के जरिए हम कोई वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर सकें मानवर। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें जब तक चाइना के बराबर काम नहीं करना पड़ेगा इस लाइन के ऊपर। आज भी 57% आज भी सोलर पैनल चाइना से आते हैं, जिनकी क्वालिटी आज भी खराब है। दाम सस्ता भले है, लेकिन क्वालिटी उनकी आज भी खराब है। लेकिन हमारे पास कोई भी एक्सपर्ट इसमें नहीं है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो उच्च क्वालिटी का सोलर पैनल बना रही हो। इस पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। जब तक हम खुद भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल का, तब तक ये बात पूरी नहीं होने वाली। और इसके साथ ही सरकार को विंड पावर पे भी इसे ध्यान देना चाहिए कि विंड पावर कुछ लिमिटेड पोर्शन में इंडिया में दिखाई पड़ती है, और लिमिटेड कंपनियों को ही मौका दिया जा रहा है। उसको लिए भी आपको दरवाजे खोलने की जरूरत है। और साथ ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक अहम है। पूरे देश के अंदर तमाम नदियां हैं जो बाढ़ के समय हम त्रासदी झेलते हैं, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश का पार्ट हो। हमारा बनबसा जो बांध है पीलीभीत के आसपास में, वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक बनती है, लेकिन उसका जो पानी है, शारदा, घाघरा, कौड़ियाला नदियों का पानी जो है, वो अगर हम जगह जगह पर डैम बना करके पानी रोक लिया जाए और उसमें से बिजली बनाई जाए, और वहीं से नहर निकाल करके हम पूरे अलग अलग जगहों पे पानी क्षेत्र के लिए, सिंचाई के लिए पानी का वितरण करें, तो खेती का भी काम बढ़ेगा, पानी का जो बाढ़ आता है उससे छुटकारा मिलेगा, और हम बिजली पर भी आत्मनिर्भर बनने का काम करेंगे। और इसलिए मानवर ये बात बड़ी अहम है, हम उस पर नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी बात हुई कि आवासीय घरों में छतों पर सोलर पैनल लाने की ज़रूरत। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो आप स्कीम लेकर आए अच्छी बात है, लेकिन वाकई इसका जो खर्चा है, क्या एक आम आदमी उसका बेयर कर पाएगा? जब तक हम इसकी कास्टिंग कम नहीं करेंगे तब तक ये बात नहीं बनने वाली। सरकार इसकी कास्टिंग को भी, इसकी क्वालिटी को लेकर के, और इसमें जो दक्ष लोग हैं कैसे उनको हम एक्सपर्ट बना पाएँ, उसमें जो भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो इंस्टीट्यूट में जो भी सपोर्ट करना चाहिए, R&D में जाना चाहिए, वो सारे काम करें। और साथ ही जो 12% का जीएसटी इसके ऊपर लग रहा है, उसे भी खत्म करने का काम करें। यही मेरे कुछ आपके माध्यम से सजेशन थे जो मैंने आपको दिए। धन्यवाद। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।